सादिया, मैं बाकी सूबों और वफाक के मुतालिक तो ज़्यादा नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सूबा सिंध की बात करेंगी जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी है और हमारे यहाँ जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने उससे ज़्यादा काम भी किया है और शायद बहुत मुश्किलात के बावजूद हम किसी हद तक चीज़ों को कामयाबी से हमने शायद मैनेज करने की कोशिश भी कर ली है। अब अदालतों को ये है इख्तियार, फैसले भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद कभी-कभी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा हार्श हो जाती हैं। जो शायद हम तो खैर अब आदमी हमारे अच्छा। खिलाफ आती रहती है, लेकिन बहुत सारे हमारे लोग हैं ख़ास तौर पे इन हालात में, जब जंगी हालात हो और कोरोना जैसी सूरत-ए-हाल हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बेचारे, 24-24 घंटे काम करते हैं लोग। तो हमें इनकरेज करना चाहिए उनको, हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम एक कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं ठीक। और उन तमाम मुश्किलात के होते हुए अगर कोई इदारा, कोई कम्युनिटी, कोई गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, तो शायद थोड़ी बहुत अगर उनको शाबाशी दे दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम उनको थोड़ा-सा अगर किले देकर। सही, बट बिल्कुल सही है। सवाल फिर वही कि एक हफ्ते में आप लोग यकसा पॉलिसी बना लेंगे, क्योंकि एक हफ्ते की डेडलाइन के बाद ये भी कहा गया कि अगर आप लोग नहीं इस पर काम कर सकते तो फिर हम अबूरी हुक्म दे देंगे। क्या सिंध की तरफ से कुछ इस हवाले से आपको लगता है कि पहल होगी? सर, ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी अर्ज़ है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं हुकूमतों की, वो हुकूमतों को बनानी चाहिए, असेंबलीज़ को बनानी चाहिए। उसके ऊपर अगर इस किस्म की डेडलाइंस ना आए कि 1 हफ्ते में आप कर लें, 2 हफ्ते में कर लें, तो ज़्यादा मुनासिब फैसला होगा। अब अगर जल्दबाजी में हम करेंगे ना, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि हमने 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर रिपोर्ट अपनी रखनी है कि जी हमने एक पॉलिसी बना ली है, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ अदालत की कार्रवाई से जान छुड़ाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो एक विज़डम होना चाहिए, जो सोच-विचार होनी चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि शायद वो मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ये कहना कि ये 1 हफ्ते में बन जाएगी, नहीं बनेगी, मेरा तो ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है और मैं उसे डिसएग्री करता हूँ, मुझे डिसएग्री करना चाहिए। मुझे सिर्फ़ इस बुनियाद पर उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए कि जी 1 हफ्ते बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है और जो हमारा मौक़िफ़ होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखना चाहिए। लेकिन उसूली तौर पर देखें, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 19 मार्च को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली की थी, उसमें कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब लीड करें और इस मसले पर पूरे मुल्क को एक होना चाहिए। हम बार-बार ये कहते रहे, अब कहाँ से कोताही हुई है, कहाँ से चीज़ें नहीं हो रही, वो आपके सामने, मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि शायद ये फैसले आप ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि कोरोना जैसे मामले पर हम ठीक है 18वीं तरमीम वो इख्तियार है, सूबे खुद मुख्तार हैं, अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, बट इस मामले पर वाकई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, ये तो मैं क्या, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं, पूरी अपोजिशन कह रही है, हम तो सभी कह रहे हैं। इसमें तो कोई मतलब हमारे ज़हन में कोई आधा % भी कन्फ्यूजन नहीं है कि एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस पे संजीदगी के साथ बैठकर एक पॉलिसी बननी चाहिए और हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं जिस पर हमारे इख्तिलाफात हैं उसे एक तरफ हो जाना चाहिए। देखें, जो मिनिमम नेशनल कॉमन एजेंडा होता है उस पर एक हो सकते हैं ना। पीटीआई की सियासत तो मुझे लाख इख्तिलाफ है, लेकिन कोरोना के मसले पर तो मुझे इख्तिलाफ ही ना हो तो मुझसे हो सकता है। सही है। आज एक और चीज भी हुई, वजीर आजम साहब ने जो टाइगर रिलीफ फोर्स बनाई है उनसे खिताब भी किया। फिर उस्मान डार साहब जो हैं वो बता रहे थे कि सिंध से भी काफी नौजवानों ने खुद को रजिस्टर किया, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो उनको काम करने नहीं दे रही। सो अगर एक फोर्स, जिस तरह बार बार यकसा पॉलिसी की बात की जा रही है या एक पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, वहीं पर टाइगर फोर्स जो है वो कहते हैं एक सूबे की या विफाक की नहीं है, पूरे मुल्क में काम करेगी, तो उन नौजवानों को वो कहते हैं कि उनके हक से महरूम रखा गया जो चाहते थे इस फोर्स का हिस्सा बनना। क्यों? नहीं, हमने किसको रोका है इस फोर्स का हिस्सा बनने से? उन्होंने ऐलान किया और वो खुद कहते हैं 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं सिंध से रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तो मैंने खुद उनको सुना है कहते हुए। तो ये रजिस्टर हुए, बट एट द सेम टाइम ही इज सेइंग, ही इज क्लेमिंग कि उनको काम करने से सिंध हुकूमत रोक रही है। नहीं, कौन सा काम उन्होंने किया था जिसमें जाके हमने उनको पकड़ लिया है? मेरा ख्याल है कि देखें, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा अपना ख्याल है, जितना मैं वज़ीर आज़म साहब को समझता हूँ, ये बैठे बैठे ऑफ द कफ उन्होंने एक बात कर दी थी कि हम फोर्स बनाएंगे, अब कह दिया था तो बनानी पड़ गई।
अब बनानी पड़ गई तो उसको फिर कहीं ना कहीं खपाना भी है। लेकिन 1.5-2 महीने गुजर गए, आप मुझे बताइए कि कहाँ आपके वॉलंटियर्स ये नजर आए, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी उनकी। दूसरी बात यह है कि जब सूबा सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट से बहुत पहले काम शुरू किया तो हमने इतनी कोई बैंड बजा के नहीं, लेकिन पीडीएमए ने रजिस्ट्रेशन शुरू की वॉलंटियर्स की, जिसमें 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स उनके पास रजिस्टर्ड हो गए। और उस पर पीडीएमए ने ये कहकर मजीद रोक दिया कि अब हम पहले अगर 3000 को यूटिलाइज करेंगे तो फर्दर रजिस्ट्रेशन करेंगे, मजीद नहीं करेंगे। और उसमें कुछ जो प्रोफेशनल्स थे उनको उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अच्छा, उसके बाद एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी तंजीम है जो यूथ पार्लियामेंट के नाम से काम करती है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुख्तलिफ लोग हैं, किसी सियासी जमात के लोग उसके अंदर नहीं है। उनसे रब्ता करके हमने उनको इंगेज किया कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूथ पार्लियामेंट के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने तो ये जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह किया, और कोई पीपल्स पार्टी का उसको नहीं बनाया, कोई हमने अपनी फोर्स नहीं बनाई, कोई पीपल्स फोर्स नहीं बनाई, कोई ऐसा काम नहीं किया। तो हमारे पास ऑलरेडी वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जब हमें ज़रूरत होगी हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। अब मुझे नहीं समझ आती बात कि एक काम जो हुकूमत ने करना है, इदारों ने करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं। अब अगर ये कोई टाइगर फोर्स बना के कोई और उनसे सड़कें बनवाना चाहते हैं, गड्ढे खुदवाना चाहते हैं, या कोई और ऐसा काम कर, हमें बताएं तो सही, करवाना उनसे क्या चाहते हैं। हमें यही नहीं पता कि काम क्या कहते हैं, काम नहीं करते भाई। अगर क्या उनको नहीं, उनको कोई हमसे लाइसेंस चाहिए, कोई उनको कोई हमसे नौकरी चाहिए, कोई हमसे कोई इजाजतनामा चाहिए। वो रिलीफ फोर्स उसका उन्होंने नाम रखा है, वो चाहते हैं पूरे मुल्क में ये काम करे, किसी एक सूबे या शहर तक महदूद ना हो। जी सादिया, राशन दे ना उनको, बांटे जाके, वो किसने रोका है उनको? राशन तो दे उनको बांटने के लिए ना पहले। अब अगर आप ये तवक्को करेंगे राशन सईद गनी देगा और बांटेगा जाके इनका टाइगर फोर्स का आदमी, वो तो नहीं होगा ना। मैं अगर करूंगा तो मैं बांटूंगा भाई, मैं उनको क्यों दूंगा बांटने के लिए? ठीक है, वो राशन दें उनसे, वो बात ठीक है, राशन दें, उनका क्लेम ही है ना। वो तो कह रहे हैं कि हम तो राशन देंगे, सिंध के नौजवान भी आना चाहते हैं, हमारी इस फोर्स में हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सिंध जो है अपनी फोर्स बनाना चाहती है नौजवानों की, तो वो अलग रहना चाहते हैं, वो इसमें आने नहीं दे रहे अपने सूबे के नौजवानों को। ये बहरहाल मैं कह रही हूँ कि उनका क्लेम। सादिया, हम अपनी एनर्जीज इन फजूल कामों में नहीं लगाना चाहते। हमें कोई जरूरत है फोर्सेस बनाने की। मैंने आपको बताया कि जब रजिस्ट्रेशन करनी थी हमने वॉलंटियर रजिस्टर किए, हमारे पास मौजूद हैं, जरूरत होगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इनको राशन बांटने के लिए इस्तेमाल करना है, राशन उनको दें, जाकर वो तकसीम करें। इनको लोगों की लाइनें ठीक करवानी, जैसा आज खान साहब कह रहे थे कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। भेजें उनको बाजारों में भाई, जाकर लोगों की लाइनें लगवाएं। नादरा के सेंटर खुल गए, वहां देखें बहुत रश लगा हुआ है, वहां जाके लाइनें लगवाएं। BISP के पैसे बढ़ रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, वहां जाके लगवाएं, जाके काम करें। अच्छा है, हम अपनी पुलिस से कोई और काम करवा लेंगे बजाय इसके इन कामों में लगाएं पुलिस को। चले, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फजूल एफर्ट है और इसका कोई फायदा नहीं है, और आप लोग जो हैं वो अपनी एनर्जीज इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। सईद गनी साहब वजीर हैं तालीम के सिंध के, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का मौक़िफ़ जान रहे थे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक जो अज़खुद नोटिस की समाअत हुई है, उसमें तमाम ही हुकूमतों की कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवालिया निशानात उठाए गए हैं। कुछ और मौज़ूआत हैं जो मुल्क में इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। आज एक तो शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और साबिक वजीर आला पंजाब हैं, उनकी पेशी हुई नैब में। जो इत्तलात सामने आई कि कुछ सवालात के वो जवाबात नहीं दे सके, उसके बाद सख्त रद्द अमल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी आया। इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की बात हो रही है, वो मामला कहाँ जा रहा है? क्या हुकूमत अपोजिशन की जमातों के साथ मुशावरत कर रही है? शहबाज शरीफ साहब ने जो इंकशाफात किए, उनकी असल कहानी क्या है? इस पर बात करेंगे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तारर साहब से। तारर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो नैब के हवाले से खबरें आई कि कहीं पर उनकी एक रुकन से नोकझोंक भी हो गई शहबाज शरीफ साहब की, और असल में जो उनसे सवालात किए गए थे, जिनके वो जवाबात वो कहते हैं सासाजात केस में नहीं दे सके, वो क्या सवालात हैं और वो कौन सी ऐसी 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर उन्हें दोबारा 2 जून को तलब कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहली बात तो ये है कि नैब जो है वो एक प्री डिटर्मिन्ड, जो पहले से ही उन्होंने चीज़ों का तयन किया होता है कि उनको किस सिमत में लेके चलना है,
उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं। और पिछली पेशी पर हमने 24 सफ़हात पे मुश्तमिल जवाब जमा कराए और हर सवाल का तफसीली जवाब जमा कराया गया। हमने जब वो जवाब सबमिट किया नैब के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर प्रेस रिलीज आ गई कि जी ये नाकाफी है, गैर तसल्ली बख्श है और इस पे मजीद डिटेल रिक्वायर्ड है। आज भी 2 घंटे वहां पे शहबाज शरीफ साहब रहे, 2 घंटे तफ्तीश हुई और तफ्तीश मुकम्मल होने के फौरन बाद ही बयान आ गया कि जी नाकाफी है ऐसा। मेरा तो नैब से ये सवाल है कि आपके पास कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर फिक्स्ड है वहां पे, या पाकिस्तान के कौन से ऐसे, या दुनिया के कौन से ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को और तफ्तीश के दौरान होने वाली बातों को और इतने सारे सफ़हात पे मुश्तमिल जवाबात को 5 मिनट के अंदर नाकाफी करार दे देते हैं। और देखिए मामला बड़ा सिंपल है कि 22 करोड़ के गंदे नाले के केस में कुछ ना मिला, जिसको रमजान शुगर मिल केस कहा जाता है। आशियाना के केस में कुछ ना मिला, हाई कोर्ट से बेल हुई, टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी बादियों नजर में कोर्ट्स ने कहा कि जी एविडेंस नहीं है इतनी कि शहबाज साहब को बिहाइंड बार्स रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने अपील की उनकी बेल्स के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस कहा कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल एक अच्छे शख्स का रोल है, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है। नैब से एविडेंस मांगा गया तो वो केस उन्होंने वहां से वापस लिए। ये अब बात नोट करने की है कि वो केस वहां से वापस लिया गया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं